नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सहरसा से, जहां वार्ड सचिव चुनाव के दौरान जमकर हंगामा और बवाल हुआ है। दो गुट के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि बनगांव थाना क्षेत्र के बसौना गांव के वार्ड नंबर 13 में सचिव का चुनाव हो रहा था और तभी ये हंगामा शुरू हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हंगामे की वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां दो गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और देखिए किस तरीके से एक दूसरे से झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जहां पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी मौजूद हैं और दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 13 में सचिव का चुनाव हो रहा था, जिस वक्त दो गुटों के समर्थक जो हैं आपस में भिड़ गए। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार अनुभव जुड़े हुए हैं। अनुभव, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? जी मैं बता दूं, ये घटना जो है बीते कल शनिवार की है, जो कहरा प्रखंड का जो है बसौना गांव है, जहां नवसृजित विद्यालय में जो है प्राथमिक विद्यालय में वार्ड सचिव का चुनाव चल रहा था। उसी दौरान जो है अरुण झा और दिनेश झा के समर्थक जो है आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जो है जमकर हंगामा और मारपीट की घटना घटी। इसके बाद जो है वो चुनाव को वहीं जो है रोक दिया गया। लेकिन जहां तक बात है, उसमें एक शख्स जो है जख्मी भी है, जो गंभीर रूप से। ये बनगांव थाना में पड़ता है। बनगांव थाना से इस बाबत जब बात की गई तो बनगांव थाना को जो है मारपीट और हंगामे की सूचना नहीं है। हालांकि जो है प्रखंड कार्यालय को वीडियो को जो है इसकी जानकारी दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर सिवान से है, जहां क्लिनिक में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हुई है। घटना शहर के सदर अस्पताल रोड स्थित डॉक्टर उर्मिला अखौरी की क्लिनिक की है। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी कहकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रात भर कोई डॉक्टर पेशेंट को देखने नहीं आए। परिजनों के बवाल के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गया बोल गया कि इमरजेंसी है, इसलिए इमरजेंसी फी के साथ लिया गया। कितने बजे लिया गया? यहाँ पे एडमिशन 1 बजे रात को लिया अच्छा, गया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली जो सिस्टर है मेरी, जिसका डिलीवरी होनी थी, उसको बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा पेन था, लेकिन 6 घंटे तक कोई पूछने वाला नहीं था। सुबह हमें मैडम आई हैं 7 बजे के आसपास, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड में बताया है कि मतलब बेबी का हार्ट बीट खत्म हो गया। उर्मिला अखौरी जो हैं, जो मैडम है, जिनके पास मेरी सिस्टर का लास्ट 8 से 9 महीने से इलाज चला था, उनकी गलती है। पेशेंट 9 महीना मेरे पास आता था और मैंने उसको देखा, हर समय बोलता था बाबू तुम्हारा बच्चा सीधा नहीं है। ये आप अपने मरीज से पूछिए, हर बार बोले बच्चा आपका सीधा नहीं है। हर महीने में उसको बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा, हम जो बोल रहे हैं अब सुनिए, बच्चा सीधा नहीं है, ये बात हम बोलते थे। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। अपराधियों ने एक झुंड के शहर के बड़े कारोबारी को अपना निशाना बनाया और 10 लाख रुपए लूट लिए। व्यवसायी के कर्मी ने जब विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। मामले की जानकारी पर एसपी मौके पर पहुंचे और खुद पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 घंटा कोर्ट देखे, 2 रिवॉल्वर लेके चमकाए, फटाफट बैग दे रहा था हाथ में। हम समझ गए कि रॉबरी है। फिर वो जो थैला वैला था रुपया का लिया, बाहर चला गया। फिर दोबारा घूम के आया अंदर आया तो मेरी मिसेज बैठी थी, हमारी मिसेज की फैक्ट्री पर से आई थी। तो फिर अंदर गया, अंदर संभाला, उसको नहीं मिला। फिर यहाँ से निकला बाहर, मोटरसाइकिल पर तीनों बैठने लगा। तो हमारे हाथ में मोबाइल था तो बोला साला फोटो खींचेगा। फिर मेरे पास आया, रिवॉल्वर दिखाया। 3 की संख्या में अपराधी आए, सबके हाथ में पिस्टन वगैरह था। तो हम समझे नहीं ये लोग अपराधी है। हम काउंटर पे जा रहे थे पुर्जा लेने के लिए, बराम से गोली मारा और क्या कहते हैं जितना कैश वगैरह था सब उठा। 3 अपराधी यहाँ पे आए थे और पिस्तौल दिखा के लगभग 8-9 लाख रुपए बताया जा रहा है। कल्याणपुर की तरफ वो लोग भागे हैं, तो अभी वहाँ पे नाकेबंदी की गई है, वाहन की चेकिंग चल रही है।
बेगूसराय में शराब के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस टीम पर हमला हुआ है। माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला किया और पुलिस की टीम को बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि नावकोठी के सरपंच संजीव यादव के घर के पीछे शराब की सूचना मिली, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सरपंच के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस टीम को ही बंधक बना लिया। मामले की जानकारी पर डीएसपी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि शराब माफिया के हमले पर न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है कि आखिर पुलिस की टीम पर शराब माफिया ने कैसे हमला किया। सवाल ये भी कि शराब माफिया ने पुलिस टीम को आखिर कैसे बंधक बना लिया। क्या बिना तैयारी के गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी? क्या शराब माफिया में पुलिस का खौफ नहीं है? क्योंकि आप देख रहे होंगे तमाम सख्ती के बावजूद अभी भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है और इस तरीके से ग्रामीणों का हमला भी हो रहा है पुलिस की टीम पर। सवाल ये भी उठता है कि क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? हमलावरों पर कब कार्रवाई की जाएगी? बढ़ते आगे और अब बात भागलपुर धमाके की। भागलपुर धमाका मामले की जांच में एसआईटी की टीम रात भर जुटी रही, छापेमारी की गई। एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक छापेमारी की और घटनास्थल से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित अशोक मंडल के घर से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान और विस्फोटक बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अशोक मंडल हादसे के बाद से घर से फरार है। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह। भागलपुर काजवली चक में हुए धमाके की जांच एटीएस कर रही है, तो वहीं भागलपुर पुलिस प्रशासन भी मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये धमाके के बाद ये तबाही का मंजर है और पूरी तरह से जो है मकान जो है वो धाराशाही हो गया था, मलबे में तब्दील हो गया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पूरी जगह को जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है। हालांकि मामले के उद्भेदन को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, जिसको लेकर देर रात जो है भागलपुर के पुलिस कप्तान बाबूराम के नेतृत्व में काजवली चक के मोहल्ले के कई घरों में जो है छापेमारी की गई थी और वहाँ से जो है भारी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री बरामद किया था। हालांकि जो पुलिस देर रात छापेमारी की थी वो इसी घर से जो है विस्फोटक सामग्री जो है पुलिस को हाथ लगी थी और यहाँ से ही पुलिस ने जो है विस्फोटक भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जो है वो बरामद किया था। हालांकि छापेमारी के दौरान जो है घर में ताला लगा हुआ था, घर में कोई भी सदस्य जो है वो मौजूद नहीं थे। उसके बाद पुलिस जो है इस घर में, यह अशोक मंडल का घर है और पुलिस जो है छत के रास्ते से घर में प्रवेश की थी और उसके बाद जो है घर से अशोक मंडल के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया था। यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर जो है धनंजय मंडल का घर है, वहाँ पर भी पुलिस ने रात में छापेमारी की थी और धनंजय मंडल के घर से भी काफ़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जो है पुलिस ने बरामद किया था। धनंजय मंडल और अशोक मंडल जो है वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और दोनों जो है लंबे समय से विस्फोटक बनाने का काम करते थे और इसकी सूचना जो है पुलिस को लगी थी, जिसको लेकर भागलपुर के पुलिस कप्तान बाबूराम के नेतृत्व में और एसआईटी की टीम ने मिलकर जो है छापेमारी की और काफ़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अब आपको बताते हैं कि छापेमारी के दौरान अशोक मंडल और धनंजय मंडल के घर में क्या कुछ मिला है। आप समझिए जरा इसको। अशोक मंडल और धनंजय मंडल के घर में छापेमारी हुई। घर के अंदर से बम बनाने का सामान और विस्फोटक बरामद हुआ है। 3 प्रकार के बारूद, चूना, किल, पतली रस्सी बरामद की गई है। छापेमारी में रंगीन मिट्टी प्रेशर कुकर बरामद किया गया है। एटीएस और एफएसएल की टीम फिलहाल जांच में जुटी हुई है। विस्फोट स्थल में 20 मीटर की दूरी पर अशोक मंडल का घर है और अशोक मंडल और धनंजय मंडल के घर में ताले लगे हुए थे, लेकिन वहां पर मौजूद टीम ने छापेमारी की और ये विस्फोटक वहां से बरामद किया गया है। कहां है मोहम्मद आजाद?
मोहम्मद आजाद इसमें मेन सस्पेक्ट माना जा रहा है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि मोहम्मद आजाद आखिर कहां है। तो धमाके के बाद से ही मोहम्मद आजाद फरार बताया जा रहा है। मोहम्मद आजाद के घर में विस्फोट हुआ था। मोहम्मद आजाद ने लीलावती को किराए पर अपना घर दिया था। एसएसपी बाबूराम ने मोहम्मद आजाद का नाम लिया है। विस्फोटक के कारोबार में सीधे तौर पर शामिल था मोहम्मद आजाद, यह आशंका जताई जा रही है। मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार करने की तैयारी अब एसआईटी की चल रही है। बढ़ते आगे, धमाके के करीब 46 घंटे बाद पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। भागलपुर के एसपी ने कहा है कि धमाके में घर के मालिक मोहम्मद आजाद की भी भूमिका हो सकती है। एसपी ने कहा कि अब तक उस पर शक था, लेकिन अब कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिससे धमाके में उसकी भूमिका नजर आने लगी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये वही मोहम्मद आजाद है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एसपी ने टेरर एंगल से भी इस मामले की जांच की बात कही है और धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उस घर का मालिक मोहम्मद आजाद घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर मोहम्मद आजाद की है। अभी ये फिलहाल फरार बताया जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस घर में विस्फोट हुआ था वो घर मोहम्मद आजाद का ही था। मोहम्मद आजाद ने लीलावती देवी को ये घर जो है किराए पर दिया था और जैसे ही घटना हुई, घटना के बाद से मोहम्मद आजाद फरार बताया जा रहा है। इसके कारण घटना में आजाद का जो किरदार है वो संदिग्ध माना जा रहा है। भागलपुर के एसएसपी बाबूराम के मुताबिक मोहम्मद आजाद इस विस्फोट के कारोबार में सीधे रूप से शामिल था। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो ये लीलावती का परिवार जिस मकान में रहता था, वो मकान जिसके नाम पे है मोहम्मद आजाद, जो वहीं पे अपनी गेट और ग्रिल की दुकान भी किए हुए थे, उनका रोल इसमें कुछ थोड़ा सा और संदेहास्पद हुआ है। पहले तो हम लोगों को प्रथम दृष्टया यही था कि अपने मकान में गैरकानूनी गतिविधि की इन्होंने इजाज़त दी, तो इससे इनका रोल स्पष्ट हुआ था। लेकिन अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ जानकारी मिली है कि शायद इस कारोबार में उनका भी कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। गिरफ्तारी के बाद अब आपको सुनाते हैं टेरर एंगल से जांच को लेकर एसएसपी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। अभी जो हम लोग जांच को ऑब्जेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, जो जो एविडेंस सामने आता जाएगा, जो कड़ियाँ सामने आती जाएंगी, वो अपने आप जुड़ती जाएंगी कि इनको ये बारूद कहाँ से आता था, ये पटाखे या जो भी बनाते थे उसको ये सप्लाई कहाँ करते थे, जिन लोगों के भी साथ इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हैं, उन सबको खंगाला जाएगा। और अगर इसमें कोई टेरर एंगल या कोई और ऐसा कोई नया जो है पक्ष सामने आएगा, तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों की और बात नीलगाय के आतंक की। बेगूसराय में किसान नीलगाय के आतंक से काफी ज्यादा परेशान हैं। दरअसल नीलगाय किसानों की अच्छी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों की माने तो फसल की उपज अच्छी होती है, लेकिन नीलगाय किसानों की फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सर बहुत परेशानी होती है। हम लोग गौरा में करीब 500 एकड़ गेहूँ, उसके बाद मक्का, ये सब पूरा जो नीलगाय हमेशा परेशान करती रहती है। हम लोग अच्छा फसल रहता है, उसके बाद भी नीलगाय होने नहीं देती है। झुंड पे झुंड, करीबन एक झुंड में 200-300 का झुंड बना रहता है। नीलगायों का बहुत बड़ा आतंक बढ़ा हुआ और ये स्थिति है तो फसल को उस तरह से वो क्षति कर रहा है जो किसान माथा पर हाथ देकर के रोने पर भी बस। लगातार हम लोग पदाधिकारी से, प्रशासन से इस चीज़ की मांग करते आ रहे हैं तो नीलगायों से जो परेशानी आम किसानों को हो रहा है, इससे मुक्ति दिलाया जाए। लेकिन इस ओर जो है पदाधिकारी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आज रविवार है, यानी छुट्टी का दिन। इस दिन लोग देर से उठते हैं और घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन पटना के युवाओं के लिए ये दिन सबसे खास है। वे अपने काम से वक्त निकालकर गंगा नदी की साफ सफाई में जुट जाते हैं। युवाओं की इस टोली ने गंगा को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। इन युवाओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। आम तौर पर आज के दिन जो है लोग
सुबह सुबह छुट्टी मना रहे होते हैं और घरों से बाहर कम निकल रहे होते हैं, मगर इस वक्त मैं पटना के दीघा घाट पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरों से दिखाना चाहूँगी। अब तस्वीरों में देखिए कि पटना के युवा जो हैं, युवाओं की एक टोली आपको इस वक्त दीघा घाट पर दिखाई पड़ रही है और दीघा घाट के आसपास वो जो है, जो भी गंदगी है उसको साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन युवाओं से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मकसद है जो इनको इस वक्त इस जगह पे खींच कर ले आया है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? अभिषेक आनंद। मेरा पटना बेस्ड एक एनजीओ है अबंडेंट लाइफ फाउंडेशन, और हम लोग शैलेश भैया, ये इनका पेडल फॉर प्लानट है, साइकिलिंग ग्रुप है, इनके साथ मिलकर क्लीन अप ड्राइव करते हैं। तो जो मकसद है करने का, वो पहला तो ये है कि गंगा के बैंक को क्लीन करके रखा जाए, और दूसरा कि लोगों को ये समझाया जाए कि आप गंदा करते जाएंगे, हम लोग साफ़ करते जाएंगे, ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा और फिर हम लोग को थोड़ा एक्सटेंसिव एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तो जाके ये रुक पाएगा। हम लोग को दिक्कत आती है वेस्ट मैनेजमेंट, तो पीएमसी का सपोर्ट इतना ही मिलता है कि ऑन रिगरस फॉलोअप, जब हम लोग को कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं हमारे पास, जब करते हैं तब जाके फिर ये वेस्ट कलेक्ट होता है और फिर वो जाके जहाँ पे भी डंपिंग यार्ड है वहाँ पे। और लोगों से ये अपील है कि ये एक बहुत ही रिलीजियस नदी है और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि गंगा के किनारे हम लोग का जन्म हुआ। तो हम लोग को एक छोटी सी चीज़ है कि घरों का कचरा निकाल के रिलीजियस वेस्ट के नाम पे प्लीज़ इसमें डंप ना करें। संडे को आमतौर पर लोग जो है सुबह में, छुट्टियों का दिन है तो रेस्ट कर रहे होते हैं, घरों में कैद होते हैं। इस वक्त में निकलना क्या मोटिवेट करता है इस तरीके से जुड़ना इस ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, गंगा हमारी माँ है, तो अगर हम लोग माँ को साफ नहीं रखेंगे कैसे चलेगा। तो यही है कि संडे को सुबह उठते ही मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ चलो आज कुछ नया किया जाए, आज कुछ अलग किया जाए जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपने सुना इन युवाओं को साफ तौर पर ये गंगा की साफ सफाई को लेकर निकले हैं और जिस तरीके से लोग गंगा में कचरे डाल देते हैं उसको डंपिंग यार्ड के तौर पर देख रहे होते हैं, तो उसको लेकर के ये युवा जो हैं पटना के लोगों को, आसपास के इलाके के लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं और क्लीन अप गंगा ड्राइव चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और इसी बीच बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजगुरु चौक पर आग लग गई है। बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां राजगुरु चौक पर आग लगी, मोबाइल की दुकान में आग लगी है। करीब 3 दुकानों में आग की लपटें पहुंची, यानी कि 3 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से भीषण आग यहां पर लगी है। और एक दुकान में पहले आग लगी और आग की जो लपटें थी उसने 3 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया है। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। और बताया ये जा रहा है कि पहले एक दुकान में आग लगी थी, लेकिन देखते ही देखते 3 दुकानें आग की चपेट में आ गई। करीब लाखों का नुकसान इसमें होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि आग किस वजह से लगी, कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पीएमसीएच में अब ऑपरेशन में संसाधन बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि अब यहां के इमरजेंसी विभाग में 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एक साथ तैयार हैं। अधीक्षक की माने तो इमरजेंसी वार्ड को जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया गया है, वहीं अब ऑपरेशन थिएटर भी हाईटेक हो चुका है। यहां ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिक मशीनों से लेकर नए हाईटेक ऑपरेशन टेबल और लाइट्स लगाए गए हैं, जिससे ऑपरेशन में अब न सिर्फ सहूलियत होगी बल्कि एनेस्थेटिक कर्मी और सर्जन भी समय पर ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगे। देखिए संवाददाता रजनीश ये रिपोर्ट। पीएमसीएच के वार्ड जहां हाईटेक हो गए हैं, वहीं अब मॉड्यूलर ओटी भी तैयार है। पीएमसीएच में ओटी की क्षमता जो है अब लगातार बढ़ती जा रही है। ओटी की संख्या 4 हो गई है मॉड्यूलर ओटी की। तो क्या खासियत है? एक्चुअली पहले इमरजेंसी में ऊपर में 2 था, एकदम सिंपल टाइप का ओटी था। ये मॉड्यूलर ओटी है, जो आइडियल ओटी कहते हैं उसको मॉड्यूलर ओटी। 4 ओटी हमको बना के दिया गया है। और इसमें जो चूँकि मॉर्चरी जो था उसको हमने स्लाइसन रूम कन्वर्ट कर दिया, इसके लिए हम चालू कर दिया, वो भी बड़ा सुंदर बन गया। तो स्लाइसन रूम भी बन गया। तो इसमें एक सब फैसिलिटी रहेगा। और इसमें ऊपर से ही आप देख रहे हैं कि पूरा जो है सो जितना भी एनेस्थीसिया मशीन का जो पाइपलाइन वगैरह है सब इसके थ्रू जा रहा है। एकदम सब एक दूसरे से कनेक्ट है, कहीं बीच में कोई तार नीचे नहीं है। और इसमें सक्शन से लेकर के एवरीथिंग सब चीज जो आइडियल
एनेस्थीसिया मशीन है, ये इससे कनेक्ट है, बिजली सक्शन वगैरह सब इससे हमारा हो जाएगा, मतलब बीच में अलग से एक कोई हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें 4 मॉडुलर ओटी में 2 सर्जरी के लिए हमने कर दिया है, 1 ऑर्थोपेडिक के लिए कर दिया है, और एक जो है सो HIV और एस्टेलिया एंटीजन पॉजिटिव मरीज जो रहता था तो उसके चलते हमको ओटी बंद करना पड़ता था। अब एक ओटी अलग से हम उसको बना दे रहे हैं, तो इससे है कि अगर हमारा ऑपरेशन भी होता है तो ओटी अगर बंद रहेगा तो मेरा इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल, तो अब PMCH में ओटी का अभाव नहीं होगा और डेट पर डेट यानी तारीख पर तारीख नहीं दी जाएगी, क्योंकि ओटी की संख्या 4 हो गई है, वो भी मॉडुलर ओटी की। तो आप समझ सकते हैं कि जो एनेस्थेसिया की मशीन है या बाकी जो मशीनें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहीं अत्याधुनिक लाइट भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि अब ऑपरेशन जो है 24/7 जो है यहाँ पर जारी हो सके। जाहिर है जो PMCH में लगातार व्यवस्था बदल रही है, इसका लाभ अब सीधे मरीजों को मिलने वाला है। अब जो है मरीजों को ऑपरेशन के लिए अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।